नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूं अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग जुड़िए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। रात 9:30 बजे के आसपास कुसुमी जंगल के वन दरोगा राकेश कुमार गश्त करते हुए बुढ़िया माई दुर्गा मंदिर रोड पर मंदिर से थोड़ा आगे बढ़े थे कि वहां लगे खड़ंजे पर उन्हें एक लाश पड़ी दिखाई दी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा, लाश महिला की थी। वह हरा सूट पहने थी। उसके दोनों पैरों में चांदी की पाजेब थी। लाश के पास ही एक पीले रंग की शॉल पड़ी थी। सिर पर पीछे की ओर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। वहां बने घाव से अभी भी खून बह रहा था। इससे उन्हें लगा कि यह हत्या अभी जल्दी ही की गई है। राकेश कुमार ने फोन द्वारा थाना खोराबार के थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव को लाश पड़ी होने की सूचना दी। वह गायघाट मर्डर केस को लेकर वैसे ही परेशान थे। इस लाश ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। बहरहाल उन्होंने यह सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और खुद पुलिस बल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव, एसपी परेश पांडेय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतका के सिर से बह रहे खून से पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि हत्या एकाध घंटे के अंदर हुई है। मृतका की उम्र 24 से 25 साल थी। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान थे। खड़ंजे से कुछ दूरी पर जूते और दुपहिया वाहन के टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब हत्यारे मोटरसाइकिल से आए थे। मृतका की छाती पर भी जूते के निशान मिले थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्यारे मृतका से नफरत करते रहे होंगे। लाश के निरीक्षण के दौरान मृतका की दाहिनी हथेली पर पुलिस को एक मोबाइल नंबर लिखा दिखाई दिया। पुलिस ने वह मोबाइल नंबर नोट करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव ने मृतका के पास से मिला सामान कब्जे में ले लिया था, ताकि उसकी शिनाख्त कराने में मदद मिल सके। यह 21 दिसंबर की रात की बात थी। 22 दिसंबर की सुबह उन्होंने मृतका की हथेली से मिले मोबाइल नंबर पर फोन किया तो दूसरी ओर से फोन उठाने वाले ने हेलो कहने के साथ ही उनके बारे में भी पूछ लिया। मैं गोरखपुर के थाना खोराबार का थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव बोल रहा हूं। उन्होंने अपना परिचय देते हुए पूछा, यह नंबर आपका ही है? आप कहां से और कौन बोल रहे हैं? साहब, मैं अजय गिरी बोल रहा हूं। यह नंबर आपको कहां से मिला? यह नंबर एक महिला की हथेली पर लिखा था, जिसकी हत्या हो चुकी है। उसका हुलिया कैसा था? अजय गिरी ने पूछा। थाना प्रभारी ने हुलिया बताया तो अजय ने छूटते ही कहा, साहब, यह हुलिया तो मेरी पत्नी रिंकी का है। क्या उसकी हत्या हो चुकी है? दिसंबर 2013 को छोटे बेटे सुंदरम को लेकर घर से निकली थी। तब से उसका कुछ पता नहीं चला। उसी की तलाश में मैं बड़े भाई की ससुराल मधुबनी आया था। ऐसा करो, तुम थाना खोराबार आ जाओ। मरने वाली तुम्हारी पत्नी है या कोई और, यह तो यहीं आकर पता चलेगा, थाना प्रभारी ने कहा। लेकिन मृतका के पास से हमें कोई बच्चा नहीं मिला है। भगवान तुम्हारे साथ अच्छा ही करे। अजय ने पत्नी के साथ बच्चे के होने की बात की थी, जबकि महिला की लाश के पास से कोई बच्चा नहीं मिला था। इससे थाना प्रभारी थोड़ा पसोपेश में पड़ गए कि उसका बच्चा कहाँ गया। बच्चे की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारों ने बच्चे को कहीं दूसरी जगह ले जाकर ठिकाने लगा दिया हो। गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई थी। अब यह अजय के आने पर ही सुलझ सकती थी। उसी दिन शाम होते होते अजय थाना खोराबारा पहुंचा। थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव ने मेज की दराज से कुछ फोटो और लाश से बरामद सामान निकालकर उसके सामने रखा तो सामान और फोटो देखकर वह रो पड़ा। थाना प्रभारी समझ गए कि मृतका इसकी पत्नी रिंकी थी।
इसके बाद मेडिकल कॉलेज ले जाकर उसे शव भी दिखाया गया। अजय ने उस शव की भी शिनाख्त अपनी पत्नी रिंकी के रूप में कर दी। अब सवाल यह था कि उसके साथ जो बच्चा था वह कहाँ गया। थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव द्वारा की गई पूछताछ में अजय ने बताया, रिंकी अपने 3 वर्षीय छोटे बेटे सुंदरम को साथ लेकर ननद पुष्पा की ससुराल कुबेरस्थान जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वहां जाने के लिए मैंने ही उसे जीप में बैठाया था। उसने 2 दिन बाद लौट कर आने को कहा था। 2 दिनों बाद जब वह घर नहीं लौटी तो मैंने उसके मोबाइल पर फोन किया। उसके मोबाइल का स्विच ऑफ था। तेजप्रताप गिरी के यहाँ चली गई थी। इसके बाद मैंने उनसे रिंकी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह उनके यहाँ आई तो थी, लेकिन दूसरे ही दिन चली गई थी। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। अजय के अनुसार उसका बहनोई तेजप्रताप गिरी शाहपुर की द्वारिकापुरी कॉलोनी में किराए पर परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने उसी रात उसके घर से उसे पकड़ लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू हुई। तेजप्रताप गिरी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वह काफी देर तक पुलिस को इधर-उधर घुमाता रहा। जब पुलिस को लगा कि यह झूठ बोल रहा है, तब पुलिस ने अपने ढंग से उससे सच्चाई उगलवाई। तेजप्रताप ने पुलिस को जो बताया था, उसी के आधार पर पुलिस ने बबलू और संदीप पाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मनोज फरार होने में कामयाब हो गया। बबलू और संदीप से पूछताछ की गई तो पता चला कि रिंकी की हत्या के मामले में 2 महिलाएं, रंभा उर्फ रेखा पाल और इश्रावती भी शामिल थी। उसी दिन पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद अजय गिरी का 3 वर्षीय बेटा सुंदरम भी सही सलामत मिल गया। गिरफ्तार 5 अभियुक्तों से की गई पूछताछ के बाद रिंकी की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह इस प्रकार थी। पुलिस ने लाश बरामद होने पर हत्या का जो मुकदमा अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज किया था, खुलासा होने पर अजय से तहरीर लेकर अज्ञात हत्यारों की जगह मनोज पाल, बबलू, संदीप पाल, तेजप्रताप गिरी, रंभा उर्फ रेखा पाल, इश्रावती और सरदार रकम सिंह के नाम डालकर नामजद कर दिया। 25 वर्षीय रिंकी उर्फ रिंकू उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के थाना तरिया सुजान के गांव लक्ष्मीपुर राजा की रहने वाली थी। उसके पिता नगीना गिरी गांव में ही रहकर खेती करते थे। इस खेती से ही उनका गुजर बसर हो रहा था। उनके परिवार में रिंकी के अलावा 3 बच्चे, जियुत, रंजीत और नंदिनी थे। नगीना के बच्चों में रिंकी सबसे बड़ी थी। रिंकी खूबसूरत तो थी ही, स्वभाव से भी थोड़ा चंचल थी, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता था। नगीना की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बच्चों को पढ़ाते, इसलिए उन्होंने रिंकी की पढ़ाई छुड़ा दी थी। रिंकी जैसे ही सयानी हुई, गांव के लड़के उसके इर्द-गिर्द मंडराने लगे। चंचल स्वभाव की रिंकी शहजादियों की तरह जीने के सपने देखती थी, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ सपना ही था। यही वजह थी कि पैसों के लालच में वह दलदल में फंसती चली गई। गांव के कई लड़कों से उसके संबंध बन गए थे। वे लड़के उसे सपनों के उड़नखटोले पर सैर करा रहे थे। जब इस बात का पता उसके पिता नगीना को चला तो उन्होंने इज्जत बचाने के लिए बेटी की शादी कर देना ही उचित समझा। उन्होंने प्रयास करके कुशीनगर के ही थाना परहरवा के गांव पगरा बसंतपुर के रहने वाले पारस गिरी के बेटे अजय गिरी से उसकी शादी कर दी। पारस गिरी भी खेती से ही 7 सदस्यों के अपने परिवार को पाल रहे थे। शादी के बाद बड़ा बेटा नौकरी के लिए बाहर चला गया तो उससे छोटा अजय पिता की मदद करने लगा। साथ ही वह एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, जहां वेल्डर का भी काम होता था, पर नौकरी करता था। इस नौकरी से उसे इतना मिल जाता था कि उसका खर्च आराम से चल जाता था। पारस ने बेटियों की शादी अजय की मदद से कर दी थी।
पारस ने छोटी बेटी किरण की शादी जिला देवरिया के थाना तरकुलवा के गांव बालपुर के रहने वाले लालबाबू गिरी के सबसे छोटे बेटे तेजप्रताप गिरी से की थी। शादी के बाद तेजप्रताप किरण को लेकर गोरखपुर आ गया था, जहां शाहपुर की द्वारिकापुरी कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने लगा था। रिंकी ने शहजादियों जैसे जीने के जो सपने देखे थे, शादी के बाद भी वे पूरे नहीं हुए। वह खूबसूरत और स्मार्ट पति चाहती थी, जो उसे बाइक पर बिठाकर शहर में घुमाता, होटल और रेस्तरां में खाना खिलाता। जबकि रिंकी का शहजादा अजय बेहद सीधा सादा, ईमानदार और समाज के बंधनों को मानने वाला मेहनती युवक था। दुनिया की नज़रों में वह भले ही रिंकी का पति था, लेकिन रिंकी ने दिल से कभी उसे पति नहीं माना। वह अभी भी किसी शहजादे की बाहों में झूलने के सपने देखती थी। रिंकी सपने भले ही किसी शहजादे के देख रही थी, लेकिन रहती अजय के साथ ही थी। वह उसके 2 बेटों सत्यम और सुंदरम की मां भी बन गई थी। इसी के बाद अजय ने छोटी बहन किरण की शादी तेजप्रताप से की तो पहली ही नज़र में तेजप्रताप रिंकी को सपने का शहजादा जैसा लगा। फिर आने जाने में कसरती बदन और मजाकिया स्वभाव के तेजप्रताप पर रिंकी कुछ इस तरह फिदा हुई कि उससे नज़दीकी बनाने के लिए बेचैन रहने लगी। तेजप्रताप को रिंकी के मन की बात जानने में देर नहीं लगी। सलहज के नज़दीक पहुंचने के लिए वह जल्दी जल्दी ससुराल आने लगा। इस आने जाने का उसे लाभ भी मिला। इस तरह दोनों जो चाहते थे वह पूरा हो गया। रिंकी और तेजप्रताप के शारीरिक संबंध बन गए। दोनों बड़ी ही सावधानी से अपनी चाहत पूरी कर रहे थे, इसलिए उनके इस संबंध की जानकारी किसी को नहीं हो सकी थी। तेजप्रताप पादरी बाजार पुलिस चौकी के पास छोले भटूरे का ठेला लगाता था। उसकी दुकान पर बबलू और संदीप पाल अक्सर छोले भटूरे खाने आते थे। बबलू और संदीप में अच्छी दोस्ती थी। उनकी उम्र 15 से 16 साल के करीब थी। तेजप्रताप के वे नियमित ग्राहक तो थे, इसलिए उनमें दोस्ती भी हो गई थी। बाद में पता चला कि वे रहते भी उसी के पड़ोस में थे। इससे घनिष्ठता और बढ़ गई। उनका परिवार सहित तेजप्रताप के घर आना जाना हो गया। एक बार रिंकी अजय के साथ ननद के घर गोरखपुर नंदनंदोई से मिलने आई तो संयोग से उसी समय संदीप पाल की मां रंभा उर्फ रेखा पाल भी किसी काम से तेजप्रताप से मिलने आ गई। रेखा ने रिंकी को गौर से देखा तो महिलाओं की पारखी रेखा को वह अपने काम की लगी। रिंकी ने तेजप्रताप के घर का रास्ता देख लिया तो उसका जब मन होता वह किसी न किसी बहाने तेजप्रताप से मिलने गोरखपुर आने लगी। रिंकी गोरखपुर अक्सर आने लगी तो रंभा उर्फ रेखा से भी जान पहचान हो गई। रेखा के 20 वर्षीय भांजे मनोज पाल की नज़र मौसी के घर आने जाने में रिंकी पर पड़ी तो खूबसूरत रिंकी का वह दीवाना हो उठा। मनोज गोरखपुर में टेम्पो चलाता था। वह रहने वाला गोरखपुर के थाना गोला के गांव हरपुर का था। वह मौसी रेखा के यहाँ इसलिए बहुत ज्यादा आता जाता था, क्योंकि वह उसका खास शागिर्द था। रेखा देखने में जितनी भोली भाली लगती थी, भीतर से वह उतनी ही खुराफाती थी। उस औरत से पूरा मोहल्ला परेशान था। इसकी वजह यह थी कि वह कालगल रैकेट चलाती थी। उसके इस काम में उसका भतीजा बबलू, बेटा संदीप और भांजा मनोज उसकी मदद करते थे। रेखा के अच्छे बुरे सभी तरह के लोगों से अच्छे संबंध थे, इसलिए मोहल्ले वाले सब कुछ जानते हुए भी उसका कुछ नहीं कर पाते थे। रेखा ने रिंकी को पहली बार तेजप्रताप गिरी के यहाँ देखा था, तभी से वह भांप गई थी कि यह औरत उसके काम की साबित हो सकती है। उसने तेजप्रताप से रिंकी का मोबाइल नंबर लेकर उससे बातचीत शुरू कर दी थी। बातचीत के दौरान उसे पता चल गया कि रिंकी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वह उसे पैसे कमाने का रास्ता बताने लगी। फिर जल्दी ही रिंकी उसके जाल में फंस भी गई। रिंकी जब भी गोरखपुर आती, रेखा से मिलने उसके घर जरूर जाती थी।
इसी आने जाने में अपनी उम्र से छोटे बबलू, संदीप और मनोज से उसके संबंध बन गए। इन लड़कों से संबंध बनाने में उसे बहुत मजा आता था। रेखा का एक पुराना ग्राहक था सरदार रकम सिंह, जो सहारनपुर का रहने वाला था। उसने रेखा से एक कमसिन, खूबसूरत और कुंवारी लड़की की व्यवस्था के लिए कहा था, जिससे वह शादी कर सके। रेखा को तुरंत रिंकी की याद आ गई। रिंकी भले ही शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखने में वह कमसिन लगती थी। कैसे और क्या करना है, उसने तुरंत योजना बना डाली। अब तक रिंकी की बातचीत से रेखा को पता चल गया था कि वह अपने सीधे-सादे पति से खुश नहीं है। उसे भौतिक सुखों की चाहत थी, जो उसके पास नहीं था। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। 1 दिसंबर 2013 को रिंकी छोटे बेटे सुंदरम को साथ लेकर गोरखपुर आई। संयोग से उसी दिन किरण किसी बात पर पति से लड़ झगड़ कर बड़ी बहन पुष्पा के यहाँ कुबेरस्थान, कुशीनगर, चली गई। रिंकी ने वह रात तेज प्रताप के साथ आराम से बिताई। अगले दिन सुबह तेज प्रताप ने रिंकी को उसकी ससुराल वापस पठैरवा भेज दिया। इसके 2 दिनों बाद रेखा ने रिंकी को फोन किया। हालचाल पूछने के बाद उसने कहा, रिंकी, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खानदानी घरवर ढूंढा है। अगर तुम अपने पति को छोड़कर उसके साथ शादी करना चाहो तो बताओ। रिंकी ने हामी भरते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। ठीक है, कब और कहाँ आना है, मैं तुम्हें फिर फोन करके बताऊंगी, कहकर रेखा ने फोन काट दिया। 8 दिसंबर 2013 को फोन करके रेखा ने रिंकी से 11 दिसंबर को गोरखपुर आने को कहा। तय तारीख पर रिंकी अजय से बड़ी ननद पुष्पा के यहाँ जाने की बात कहकर घर से निकली। शाम होते होते वह रेखा के यहाँ पहुँच गई। उसने इसकी जानकारी तेज प्रताप को नहीं होने दी। रात रिंकी ने रेखा के यहाँ बिताई। 12 दिसंबर को रेखा ने भतीजे बबलू और भांजे मनोज के साथ उसे सहारनपुर सरदार रकम सिंह के पास भेज दिया और उसके बेटे को अपने पास रख लिया। रिंकी को सिर्फ इतना पता था कि उसकी दूसरी शादी हो रही है, जबकि रेखा ने उसे सरदार रकम सिंह के हाथों 45,000 रुपए में बेच दिया था। रिंकी को वहां भेजकर उसने उसके बेटे को बेलीपार की रहने वाली भाजपा नेता इशरावती के हाथों 30,000 रुपए में बेच दिया था। बच्चा लेते समय इशरावती ने उसे 21,000 दिए थे, बाकी 9,000 रुपए बाद में देने को कहा था। दूसरी ओर 2 दिनों तक रिंकी का फोन नहीं आया तो अजय को चिंता हुई। उसने खुद फोन किया तो फोन बंद मिला। इससे वह परेशान हो उठा। उसने पुष्पा को फोन किया तो उसने बताया कि रिंकी तो उसके यहाँ आई ही नहीं थी। अब उसकी परेशानी और बढ़ गई। वह अपने अन्य रिश्तेदारों को फोन करके पत्नी के बारे में पूछने लगा। जब उसके बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चला तो वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। रिंकी का रकम सिंह के हाथों सौदा करके रेखा निश्चिंत हो गई थी। लेकिन सप्ताह भर बाद उसे बच्चों की याद आने लगी तो वह रकम सिंह से गोरखपुर जाने की जिद करने लगी। तभी सरदार रकम सिंह को रिंकी के ब्याहता होने की जानकारी हो गई। चूंकि रिंकी खुद भी जाने की जिद कर रही थी, इसलिए उसने रेखा को फोन करके पैसे वापस करके रिंकी को ले जाने को कहा। अब रेखा और मनोज की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि रिंकी आते ही अपने बेटे को मांगती, जबकि वे उसके बेटे को पैसे लेकर किसी और को सौंप चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। रिंकी के वापस आने से उनका भेद भी खुल सकता था, इसलिए पैसा और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसे खत्म करने की योजना बना डाली। 21 दिसंबर 2013 को बबलू और मनोज सहारनपुर पहुंचे। रकम सिंह के पैसे लौटा कर वे रिंकी को साथ लेकर टेरन से गोरखपुर के लिए चल पड़े। रात 7 बजे वे गोरखपुर पहुंचे। स्टेशन से उन्होंने रेखा को फोन करके एक मोटरसाइकिल मंगाई। संदीप उन्हें मोटरसाइकिल देकर अपने गांव चौरी चौरा गौनर चला गया।
आगे रिंकी के साथ क्या करना है, यह रेखा ने मनोज को पहले ही समझा दिया था। मनोज, बबलू रिंकी को लेकर कुसुमी जंगल पहुंचे। मनोज ने उससे कहा था कि वह कुसुमी के बुढ़िया माई मंदिर में उससे शादी कर लेगा। मंदिर से पहले ही मोड़ पर उसने मोटरसाइकिल रोक दी। तीनों नीचे उतरे तो मनोज ने बबलू को मोटरसाइकिल के पास रुकने को कहा और खुद रिंकी को लेकर आगे बढ़ा। शायद रिंकी मनोज के इरादे को समझ गई थी, इसलिए उसने भागना चाहा, लेकिन वह भाग पाती उसके पहले ही मनोज ने उसे पकड़कर कमर में खोसा। 315 बोर का कट्टा निकालकर बट से उसके सिर के पीछे वाले हिस्से पर इतने जोर से वार किया कि उसी एक वार में वह गिर पड़ी। घायल होकर रिंकी गिरकर छटपटाने लगी। उसे छटपटाते देख मनोज ने अपना पैर उसके सीने पर रखकर दबा दिया। जब वह मर गई तो उसकी लाश को ठीक करके दोनों मोटरसाइकिल से घर आ गए। बाद में इस बात की जानकारी तेज प्रताप को हो गई थी, लेकिन उसने यह बात अपने साले अजय को नहीं बताई।